जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का जो ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे इसी का जो क्या है ज्योग्राफी में हमारा यह भारत भूमि एवं लोग, तो इसी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसी को पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे तरह से इस सब्जेक्ट को आपको समझ में आएगा, तो बिल्कुल आप बने रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है, यह स्थिति एवं विस्तार। क्या है? स्थिति एवं विस्तार। इसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो इसी को हम जानेंगे कि जो हमारा भारत देश है पूरा ये कहाँ पे स्थित है पूरा ब्रह्मांड में। तो इसको ब्रह्मांड से पहले जानेंगे कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा क्या, ये है हमारा पूरा ब्रह्मांड। क्या है ये? क्या है ये? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में इसमें सूर्य जो होता है ये जो सब ब्रह्मांड का केंद्र है। ये यहाँ सूरज दिख रहा है ये क्या है? ये ब्रह्मांड का केंद्र है, ये केंद्र है। ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो उसमें देखिए टोटल कितना प्लेनेट है? टोटल 8 प्लेनेट है। इसमें देखिए पहला क्या है जो सूरज से पहले नज़दीक क्या आता है? पहले आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, इसको बुध बोला जाता है, इसको शुक्र, इसके बाद आता है पृथ्वी। इसको मरकरी को सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आता है मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न शनि, उसके बाद आता है यूरेनस यहाँ पे अरुण, और नेपच्यून इसको होता है वरुण, और प्लूटो जो पहले था लेकिन ये क्या है ये अब इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि ये अपना अक्ष पे अच्छा तरह से ये घूर्णन नहीं करता है, लेटा हुआ दिखाई दे, इसी को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। देखिए ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में आपको पता चल गया ये सूरज है जो सौरमंडल का इसको प्रधान या केंद्र माना जाता है क्योंकि सभी ग्रह इसका चक्कर लगाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है तीसरा नंबर है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा आता है? अर्थ, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। तो हम ब्रह्मांड में किस किस ग्रह पे स्थित है ब्रह्मांड में? तो ये हमें पृथ्वी पे स्थित है। तो इसी को हम देखेंगे अब पृथ्वी पे भारत कहाँ स्थित है, तो ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। जो ये दिख रहा है क्या है हमारा? ये हमारा पूरा है पृथ्वी। देखिए पृथ्वी पूरा तो हम गोल नहीं कर सकते लेकिन ये थोड़ा कैसा है चपटा आकार का थोड़ा सा है ये, लेकिन पूरा पूरी ये गोल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी है ये। इसमें देखिए भारत कहाँ पे स्थित है? इधर है। देखिए कोई भी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में जो बांटता है उसको बोलता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। जैसे यहाँ पे ये दिखरहा है ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्विलेटर इसको बोला जाता है। ये ध्यान में रखिए। ये लाइन क्या करता है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। और ये वाला देखिए इसको ये पूरा ये बांटता है, ये इसको बोलता है ग्रीन बीच इसको भी बोला सकता है। ये इसको देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये पृथ्वी दिख रहा है। पृथ्वी पे देखिए पृथ्वी एक इधर जो होता है हमारा ये पूरब होता है। क्या होता है? इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। जब ये मानचित्र दिखेगा तो इधर होता है पश्चिम और इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। तो यहाँ पे देखिए जब कोई पृथ्वी पर लाइन उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव को मिलाया जाता है उसको वो रेखा को क्या बुलाया जाता है? देखिए यहाँ पे ये रेखा दिख रहा है, इसको बोलेंगे देशांतक रेखा। देखिए यहाँ पे दिखा है, ये देखिए ये मुख्य ये हम उत्तर हो गया, और इसी को जब उत्तर से और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाता है रेखा इसको बोलता है देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है इसको? देशांतर रेखा। और जब कोई लाइन पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींचा जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलता है अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। इसी में और दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब फिर से हम बता देशांतक रेखा किसे कहा है? जैसे ये आपको क्या है ये पृथ्वी दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? पृथ्वी अभी बताए इधर जो होता है ये होता है पूरब, इधर पश्चिम और ये इधर होता है उत्तर। इसको हम ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में फिर से इसको देखिए वीडियो समझ में आ जाएगा। इधर होता है दक्षिण। देखिए जब ग्लोब पर ये हमारा पृथ्वी पर वैसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है, यही रेखा को क्या बोला जाता है? ये रेखा को बोला देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। देखिए देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है? एक तो होता है ये बीच में जो बीचों बीच खींचा जाता है, यही से समय का निर्धारण होता है, इसको बोलता है ग्रीन बीच भी बोला जाता है।
अब इधर से जब जाइएगा इधर तो इधर भी 180 रेखा खींचा रहता है और इधर भी 180, जब दोनों को मिला जाइएगा कितना हो जाता है देशांतर रेखा है टोटल, ये टोटल होता है 360। इसी से समय ज्ञात किया जाता है, किसी भी जगह पर समय जो ज्ञात किया जाता है ये देशांतर रेखा से ही किया जाता है। अब आपको समझा देते हैं अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये दिया है ना ग्रीनविच, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी क्या कहा जाता है। इसी से समय का निर्धारण किया जाता है। इसका अस्तित्व कब आया था, 1884 में इसको माना गया था। कब माना गया था, प्रधान मध्याह्न रेखा कब खींचा गया था पहली बार, 1884 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये हो गया देशांतर रेखा है। जब पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है देशांतर रेखा। इसी से क्या किया जाता है, इसी को ये जो होता है प्रधान मूल रेखा ग्रीनविच, इसी से समय किसी भी जगह पर समय का निर्धारण किया जाता है। अब देशांतर देख लेते हैं, सॉरी देशांतर देख लिया। अब अक्षांश रेखा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे गौर से अभी बताइए, ये वाला जो रेखा होता है इधर से जो खींचा रहता है इधर सीधा वाला, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। ये क्या है, देशांतर रेखा। लेकिन ये जो क्या है हॉरिजॉन्टली सीधा है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, इधर पूरब हो गया, यहाँ पे देखिए ये पूरब है, ये पृथ्वी है। उसके बाद इधर देखिए ये पश्चिम है और इसके बीच में देखिए खींचा हुआ रेखा है, इसको क्या बोला जाता है विषुवत रेखा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विषुवत वृत्त होगा लिखा हुआ, इसी को बोला जाता है इक्विलेटर या भूमध्य रेखा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषुवत वृत्त। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, ये पृथ्वी को दोनों बराबर भागों में बांटता है। देखिए ये भी कितना होता है, इधर से भी 80 खींचा रहता है और इधर से भी 80, ऐसे जो खींचा रहता है यहाँ पे इधर से 80 खींचा रहता है, इधर भी 80, इस सब मिला कितना खींचा रहता है 80। तो पूछेगा कि टोटल देशांतर रेखाओं का संख्या कितना होता है, सॉरी देशांतर अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा बताए पृथ्वी का जो ये जो हमारा हो गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जो खींचा जाता है रेखा, उसको क्या बोला जाता है, ये बोला इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा है। क्या बोला जाता है इसको, अक्षांश रेखा है। इससे किसी भी जगह का टेम्परेचर सब निकाला जाता है, तापमान। अब देखिए यहाँ पे इधर जो होता है इधर से कितना खींचा जाता है, इधर भी कितना रहता है 90 रहता है। यहाँ कितना रहता है 90 रेखा है, टोटल कितना रहता है 90। और इधर भी दक्षिण में भी इधर भी कितना रहता है, इधर भी रहता है 90। तो 90 कितना हो गया, 180 हो गया। और देखिए ये बीच में जो ये वाला है भूमध्य रेखा, ये इसको मिलाने से कितना हो जाता है, टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो जाता है 181। ये ध्यान में रखिएगा। अब पूछेगा कि देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होता है टोटल, अगर विषुवत रेखा को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 181। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा किसे बोला था और देशांतर रेखा। हम फिर से बता देते हैं। देखिए पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से, देखिए उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव इधर हो गया, दक्षिणी ध्रुव पर मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा। और पृथ्वी पर विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलेंगे, ये अक्षांश रेखा, ये इसको अक्षांश रेखा। और ये जो खींची जाता है सीधा वाला इसको बोलेंगे देशांतर रेखा। अब आ गया समझ में, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए अभी ये भी हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। क्या है, ये पृथ्वी है। ये रेखा हम बताएं अभी कि इसको बोलता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्विलेटर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलता है, इक्विलेटर बोलिए या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। और अभी तुरंत हम बताएं जब कोई ये जो हमारा ग्रीनविच, इसको मुख्य रेखा को इसको बीच में जो काटता है इसको क्या बोलेंगे, ग्रीनविच। ये प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको बोल सकता है। और ये विषुवत रेखा, ये क्या क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ये ऊपर से भी कटेगा, इधर भी बराबर हो जाएगा, इधर भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको बताए थे हम, इधर क्या होता है, इधर होता है पूरब। देखिए यहाँ पे पूरब है, इधर होता है पश्चिम, इधर क्या होता है पश्चिम, ऐसे में लिख देते हैं यहाँ पे। इसको बोलाता है ईस्ट, इसको क्या बोलाता है ईस्ट। ये पूरब हो गया, ये हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट वेस्ट, ये उधर हो गया नॉर्थ, इसको बोलता है उत्तर, इधर हो गया साउथ। अब देखिए अभी बताए थे इसको क्या बोलता है, जब पृथ्वी के जो हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन जो खींचा है इसको बोलता है देशांतर रेखा। क्या बोलता है इसको, देशांतर रेखा। और पृथ्वी के विषुवत रेखा के समांतर जो खींचा जाता है रेखा, इसको क्या बोलता है, ये जो है रेखा इसको बोलता है अक्षांश रेखा। क्या बोलता है, अक्षांश रेखा। अब देखिए ये क्या हो गया, पूरब हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब देखिए आपको पता चल जाएगा भारत कहाँ पे है। अब देखिए इधर जो हो गया उत्तर हो गया और इधर हो गया पश्चिम, तो किधर हो गया
उत्तर पश्चिम के बीच में ये भारत कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। किधर पड़ता है, ये देखिए भारत यहाँ पे है। तो आपको समझ गया भारत कहाँ पे पड़ता है। भारत किधर पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर पश्चिम के पूरब, और सॉरी ये पूरब हो गया, और उत्तर के बीच में पड़ता है। किधर पड़ता है, पूरब। तो हम बोल सकते हैं भारत जो पड़ता है उत्तर पूरब, ये हो गया उत्तर, यहाँ पे उत्तर और पूरब के बीच में पड़ता है। अब आपको दिखाएंगे, अब जो पूछ रहा है कि भारत की स्थिति मतलब भारत कहाँ स्थित है, अब जानेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ से अच्छी तरह से बता सकते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। देखिए, अब देखिए ये क्या हमारा भारत का स्थिति है। अभी बताए कि जब पूरा ग्लोब था इधर, जो इधर बना था ग्लोब में ऐसे बना था, और ये भूमध्य रेखा हो गया, और ये भूमध्य रेखा था, और इधर जो था ये देशांतर रेखा, इसी के बीच में यहाँ पे भारत था हमारा, था ना। तो यहाँ पे देखिए अब भारत का स्थिति हो जाएगा किधर। अब बताए कि इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। अब देखिए पूरब कहाँ था, पूरे ये ब्राह्मण। अब देखिए भारत का स्थिति कहाँ है, तो भारत कहाँ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का स्थिति कहाँ है। भारत का स्थिति देखिए यहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक है भारत का अवस्थिति, कहाँ से कहाँ तक है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट से यहाँ पे देखिए 84 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कहाँ है, ये उत्तरी अक्षांश में कहाँ पे है, तो भारत की स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। ये किधर है, उत्तरी अक्षांश में है। अब देखिए, और ये इधर पूरब में देखिए, तो आप यहाँ पे जान गए भारत जो स्थित है कहाँ पे है, ये 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश में है। अब देखिए अगर पूरब से देखिएगा, पूर्वी देशांतर में कितना हो जाएगा, पूर्वी में हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है, पूर्वी अक्षांश है। सॉरी ये अक्षांश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देशांतर होगा। कितना हो जाएगा, तो ये भारत जो स्थित है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से इधर 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी अक्षांश है। कहाँ पे है, पूर्वी अक्षांश। और उत्तरी देशांतर में कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया भारत कहाँ पे स्थित है। देखिए भारत का स्थिति जब देख लीजिए, इसका मतलब इसका दूरी मतलब इसका लंबाई कितना है वो भी देख लीजिए। देखिए भारत का जो लंबाई है, उसका लंबाई जो है ये देखिए, ये किधर हो गया, उत्तर हो गया, ये नॉर्थ से इधर साउथ, नॉर्थ से साउथ में सबसे अधिक लंबा है भारत। कितना है, 3214 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना है, पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी है 2933। कितना है, 2933 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण अधिक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको हम फिर से एक बार बताया था, ये क्या है हमारा, ये है पृथ्वी है। अब देखिए यहाँ पे इसको बताइए भूमध्य रेखा बोला जाता है। इधर पूरब होता है, यहाँ पे ये पूरब होता है, ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, पश्चिम होता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर उत्तर बोला जाता है, इसको बोलता है साउथ, इसको दक्षिण बोला जाता है। अब देखिए, अब बताए थे ये जो हमारा पृथ्वी पे जो सीधा लाइन खींचा गया है, जो उत्तरी अक्षांश उत्तर से दक्षिण को जो काल्पनिक रेखा मिलाया जाता है, उसको बोलता है, क्या बोला जाता है, उसको बोलता है देशांतर रेखा है। अब देखिए ये हमारा हो गया, अगर पूरा अगर इसको ऐसे बांटते हैं तो इधर देखिए ये उत्तर पूरब आ जाता है, इधर का भाग क्या आता है, ये उत्तर पूरब आ जाता है, ये वाला भाग, और ये होता है उत्तर, ये उत्तर और पश्चिम, ये होता है पश्चिम और दक्षिण, और ये होता है दक्षिण और पूर्व। अब देखिए, अब ये प्रधान मध्य रेखा, ये वाला ग्रीन बीच जो लाइन जो खींचे हैं, जो पृथ्वी के दो भागों में बांट रहा है। अब इधर देखिए, अब इससे ये देखिए, अब इधर जितना भी ये अक्षांश रेखा है, इसको बोलेंगे इधर, ये भूमध्य रेखा मतलब प्रधान मध्य रेखा से अगर इधर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अगर ये जो लाइन से इधर रहेगा उसको बोलेंगे पूर्वी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, ये सब हो जाएगा पूर्वी अक्षांश रेखा। और ये इधर से क्या हो जाएगा, पश्चिमी, क्या हो जाएगा, पश्चिमी नहीं, सॉरी पश्चिमी, ये देशांतर रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर रेखा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है, इसी क्या लाइन होता है, ये देशांतर लाइन होता है। तो इधर इतना सही, जो ये प्रधान मध्य रेखा का जो इधर रहेगा उसको बोलेंगे पूर्वी
देशांतर रेखा, और जो इधर रहेगा इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक उसी तरह जब ये इधर इधर क्या हो गया, इतना सा भाग पूरा इधर हो गया उत्तर, जो प्रधान मध्याह्न रेखा इसको भी दो भागों में बांटेगा, इधर का भाग हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण। तो यहाँ पे देखिए जो इसके उत्तर में होगा इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब जो लाइन जो खींचा गया इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा। तो ये इतना सा जो हो गया इधर उत्तरी अक्षांश रेखा, और इधर जो हो गया नीचे जो ये अक्षांश रेखा खींचे इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा किधर कितना, कौन उत्तरी अक्षांश रेखा है, कौन दक्षिणी अक्षांश रेखा है, कौन पूर्वी देशांतर रेखा है, कौन पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए उसी के अब यहाँ पे भारत का स्थिति भी आपको बता दिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं भारत का स्थिति। देखिए ये हो गया पूरब, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। देखिए भारत कहाँ स्थित है, अभी बताए, ये बताए थे भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ से है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसी तरह आप पूरब में देखेंगे, देखिए आप उत्तरी अक्षांश है, उसी तरह आप पूर्वी देशांतर, अब पूर्वी देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, 687 और 9725। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पूर्वी जो अक्षांश में कितना है, ये है 6,687। तो कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये भारत जो स्थित है पूर्वी ये अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट, उसके बाद 687 9725। तो इधर कितना हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में कौन स्थित है, भारत स्थित है। तो आपको समझ में आ गया उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में आपको समझ में आ गया भारत कहाँ पे स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब आपको अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। अब ग्रीन बीच हम समझाए थे, ग्रीन बीच क्या होता है, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री, ये देशांतर लाइन जो है इसी को बोला जाता है ग्रीन बीच। ग्रीन बीच से क्या होता है, पूरा जो हमारा पूरा पृथ्वी है उस पर समय उससे निकाला जाता है। देखिए ग्रीन बीच से अगर आप आगे या पीछे जाएगा तो उसमें क्या होता है, समय में परिवर्तन आता है। जैसे देखिए हम लोग जो ग्रीन बीच से है ना, ग्रीन बीच देखिए ये यहाँ पे, उससे कितना भारत ये इतना दूरी पे है, इसीलिए ग्रीन बीच से जो भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा, इसे लिख सकते हैं 5.5 घंटा कितना है आगे है ग्रीन बीच से। कैसे देखिए, अब देखिए ग्रीन बीच से अगर पूरब जाइएगा, ग्रीन बीच हो गया, अगर ग्रीन बीच से आप पूरब जाइएगा तो एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है, 4 मिनट का, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। अब देखिए तो देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 डिग्री अगर पूरब जाइएगा तो 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 1 घंटा का। अब देखिए भारत देखिए कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देखिए 15 चौके 60, और इसके बीच में देखिए यहाँ पे 60 और 90 के बीच में। तो अगर 60 मिनट जाइएगा, 60 डिग्री जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 घंटा का अंतर हो जाएगा। लेकिन ये 60 पे आता नहीं है, कितना पे आता है, इधर से 687, मतलब 687 तो कितना आता है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट आता है। कहाँ से स्थित, 68 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है 7 इंच से, और कहाँ तक जाता है ये 687 9725, कितना जाता है इधर 9725, तो कितना जाता है 97 डिग्री। अब देखिए तो अगर पूरा इसको एक्यूरेट निकालिएगा तो आपको पता चलेगा ग्रीन बीच का जो समय होता है ना, वो भारत के समय से 5.5 घंटा आगे होता है। ग्रीन बीच के समय से भारत का जो समय होता है कितना, 5.5 घंटा आगे होता है। अब समझ में आ गया 5.5 घंटा आगे क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन बीच से लगभग ये ज़्यादा कितना होता है 687 ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये कितना, कहाँ से ये दूरी है,
ये ग्रीन बीच से दूरी है। इसीलिए पूछेगा ग्रीन बीच के समय से भारत का मानक समय कितना आगे होता है? 5.5 मिनट, 5.5 घंटा आगे होता है। कितना होता है? 5.5 घंटा, क्योंकि ये 97 डिग्री और 25 मिनट ये आगे हैं। किससे? ग्रीन बीच से। उसी तरह आप जब पीछे जाइएगा तो समय घटेगा। क्या हो जाएगा? पीछे घटेगा। इसीलिए जब अमेरिका में सुबह होता है तो यहाँ पे रात रहता है, और अमेरिका में जब रात रहता है यहाँ पे सुबह रहता है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भारत का जो ये अक्षांश समय जो होता है, यहाँ पे देखिए कितना 68 डिग्री 7 से, और ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। तो अब देखिए 97 में कितना घटाना है हमको? 68 घटाइए, 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 7 यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसमें कितना बचा? इसमें बचा 8, तो 2 27। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर का अगर कच्छ, यहाँ जम्मू कश्मीर का जो कच्छ जो है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? लगभग ये होता है, अगर बढ़िया से घटाइएगा तो लगभग कितना आ जाता है? लगभग इसका जो होता है ना, आधा घंटा का अंतर हो जाता है। कितना होता है? आधा घंटा अंतर हो जाता है। और हम आपको उधर बताए थे कि अगर 1 डिग्री का अंतर होता है तो कितना टाइम बताता है? 4 डिग्री का। अगर 1 डिग्री अगर आगे चाहिएगा ग्रीन बीच से तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 4 मिनट का। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो 1 घंटा में कितना का अंतर हो जाएगा? तो 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। और 30 डिग्री, देखिए यहाँ से कच्छ का जो गुजरात है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों का बीच का दूरी कितना डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का आता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर यहाँ पे सूरज अगर 2 घंटा पहले दिखता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे सूरज जो होता है कितना? 2 घंटा बाद में। अगर यहाँ पहले दिखता है, अगर उगता है या सूरज, तो यहाँ 2 घंटा पहले दिखेगा। और डूबने के क्रम में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 घंटा बाद में शाम होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच का दूरी कितना है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का कितना अंतर हो जाता है? 2 घंटा का। इसीलिए अगर सूरज यहाँ 2 घंटा पहले दिखता है तो यहाँ 2 घंटा बाद में डूबता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्थिति के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ये हम बता चुके हैं, उत्तरी अक्षांश में से, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यदि हम अब भारतीय महाद्वीप समूह में सम्मिलित करते हैं तो इसका दक्षिण से विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार, ये इंदिरा पॉइंट को है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटता है। ये जो गुजरता है इसको क्या करता है? भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की सीमा रेखा का चित्र स्पष्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये जा रहा है 82.5 डिग्री, ये क्या करता है? लगभग ये 2 भागों में बांटता है। यही दिया हुआ है, यही ये बताना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार कहाँ है? यहाँ पे है। ये अंडमान निकोबार यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे एक कच्छ, ये गुजरात में है, और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए आकार। अब क्या पढ़ेंगे? आकार में देखेंगे भारत का आकार, जो विश्व में भारत से ऐसा कितना देश है जो भारत से बड़ा है? देखिए भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। मतलब विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल का 2.4% ही भारत का क्षेत्रफल आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। क्षेत्रफल 1 पॉइंट इतना दिखाएगा। क्षेत्रफल में सार्वधिक देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा इसमें आ जाता है? रूस आ जाता है। कौन आता है? रूस आ जाता है। देखिए पहले रूस आ जाता है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, चीन आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का स्थान कौन सा आता है? 7वां, और 8वां नंबर में आ जाता है अर्जेंटीना। तो हम सभी देश को हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा देश, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रूस, ये रूस हो गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा नंबर पे कनाडा, देखिए कनाडा दिख रहा है। उसके बाद देखिए
तीसरा नंबर में चाइना, यहाँ पे चीन दिख रहा है। उसके बाद 14 नंबर में आता है कौन, यहाँ पे देखिए ये क्या आता है, ये आता है उत्तरी अमेरिका आ जाता है। उसके बाद ब्राज़ील आ जाता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये जो भारत से बड़ा है। उसके बाद भारत का स्थान आता है 7वां। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये भारत का, यहाँ पे देख लीजिए भारत का स्थान आ गया। तो पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे रूस आता है। उसके बाद कनाडा आता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है चाइना, यहाँ पे देखिए। उसके बाद आता है ब्राज़ील। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है भारत। तो आपको समझ में आ गया, ये 7वां आता है। और 8वां नंबर आ जाता है अर्जेंटीना। कौन आ जाता है, अर्जेंटीना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट को आकार में यहाँ पे दिया है वेन डायग्राम। अब आपको समझ में आ गया भारत का स्थिति कितना आकार में है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट भारत की स्थल सीमा। देखिए भारत का स्थल सीमा जानना है। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, क्या है, बहुत ही बड़ा है। इसकी स्थल सीमा की सीमा से स्थल सीमा रेखा तथा तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगुना है। मतलब स्थल जो है, जो तट वाला उसको बोला जाता है, जो समुद्र से किनारे अटैच करता है जो भी राज्य, उससे बोला जाता है। बोला जाता है स्थल का जो लंबाई है ना, वो तटीय सीमा से लगभग दोगुना है। मतलब जो समुंदर जिसको छूता है, जो सा राज्य का, उससे उसका जो लंबाई है, समुंदर छूने वाला का जो लंबाई है, उससे उससे दोगुना कौन है, जो समुंदर को नहीं छूता है, लगभग दोगुनी। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। इसकी मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितना है, जो सीमा रेखा है 6100 किलोमीटर लंबा है। भारतीय उपमहाद्वीप द्वीपों की तटीय सीमा से सम्मिलित करने पर इसकी लंबाई कितना है, 75 पॉइंट इतना किलो 75 16.6 किलोमीटर हो जाती है, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भारत दिख रहा है। देखिए जो भी राज्य इधर गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र, ये सब देखिए तटीय राज्य बोलेंगे, क्योंकि इसका सीमा कहाँ पे लगता है, इसका सीमा देखिए यहाँ पे लगता है समुंदर। इधर देखिए समुंदर है, इधर देखिए अरब सागर है ना, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, इधर समुंदर से लगता है, उसको बोलता है तटीय सीमा। कितना है, तटीय सीमा। और मुख्य भूमि कितना है, 6100 किलोमीटर। अब आपको समझ में, तटीय सीमा उसको बोलेंगे जिसमें सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका लगता है, ये गुजरात का लगता है। किसका लगता है, गुजरात का। उसके बाद दूसरे में आंध्र प्रदेश का लगता है। तो आपको समझ में आ गया। और मुख्य भूमि जो है वो हमारा 6100 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट, अब देखिए विश्व के 7 बड़े देश, तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। अब देख सकते हैं, रूस हो गया, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत आता है। अब देखिए आम तौर पर भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। जो भारत का आकृति है कैसा है, त्रिभुजाकार है। उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता है अतः होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कन्याकुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। तो भारत का ये कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। देखिए क्या आप जानते हैं क्या, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ भाग सकरा पतला भाग है। जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। क्या कहलाता है, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे ये भारत हो गया, इसका समुद्र से ये तीनों ओर घुरा है, इसको क्या बोला जाता है, अंतरीप बोला जाता है। अब ध्यान, एक और है उत्तम आशांतरीप, दक्षिण अफ्रीका में है। उसी तरह भारत में उसको कन्याकुमारी बोला जाता है। बच्चे विश्व में विद्यमान अंतरीप का नाम इकट्ठा करिए। तो एक हम बताएं, दक्षिण अफ्रीका में उत्तम आशा अंतरिक्ष, उसका भी आकृति इसी तरह का हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए भारत है, ये भारत का देखिए इधर से एक और जल इधर, दो और 3, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष बोला जाता है, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा है और एक ओर से स्थल इधर है, इसीलिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका है, केप टाउन इसका राजधानी है। उसके बाद इसको यहीं पे है केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इसका भी देखिए एक तरफ भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल, बीच में ये निकला हुआ सकरा हुआ स्थल, इसी को बोलते हैं अंतरीप। तो ये उत्तम आशांतरीप कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भारत के प्रायद्वीपीय
आकार के कारण। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में उसमें दिखा दे बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए प्रायद्वीप के आकार में भारत की स्थिति, भारत की तटीय सीमा लंबी है, क्योंकि तीनों तरफ से क्या पाया समुद्र, इसीलिए तटीय सीमा लंबा है। क्योंकि तटीय उसको बुलाते हैं समुद्र के अटेम करता है, उसको क्या बोलता है, तटीय राज्य बुलाता है, तटीय सीमा। तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित भारत का उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत है। क्या है, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत है। हम दिखाते हैं कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्व यहाँ पे है, ये देखिए मियाँ हमारा है यहाँ पे, इसी के यहीं पे ये पर्वत सीमा है, यहाँ पे मोड़दार पर्वत है। और देखिए ये पूर्व में ये क्या है, पूर्व में देखिए बंगाल का खाड़ी है यहाँ पे, ये पश्चिम में देखिए अरब सागर है, और दक्षिण में भी क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पे देखिए हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हम आपको बता चुके हैं। पृथ्वी का वो लाइन, जैसे पृथ्वी है, इसको उत्तर से दक्षिण में जो खींचा जाता है लाइन, उसको क्या बोलता है, उसको, ये पृथ्वी है, ये उत्तर से दक्षिण को खींचने वाला लाइन, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है देशांतरीय विस्तार। और जो इधर पूर्व से पश्चिम से खींचा रहता है, इसे समांतर, इसे पैरेलल, भूमध्य रेखा के पैरेलल, इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो ये समझा दिए हैं आपको। और इसमें बताए भी थे कि लगभग कितना अंतर होता है यहाँ पे दोनों अक्षांश। हमारे जो भारत देश में पूर्व और पश्चिम, यहाँ से गुजरात का जो कच्छ होता था, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दोनों का कितना दूरी था बीच का, 30 डिग्री का था। इसीलिए दोनों का बीच का जो अंतर होता है 2 घंटा का, हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थानीय समय 2 घंटा का अंतर होता है, क्योंकि उसके बीच का दूरी कितना है, 30 डिग्री होता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है। वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है, और 30 ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। क्योंकि हम बताए थे 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, लेकिन ये 15 डिग्री में 15 चौके 60, तो 1 घंटा का हो गया, 1 घंटा का हो गया। उसी तरह 30 डिग्री है, कितना का अंतर होता है, 2 घंटा का, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जो मध्य रेखा को चुनते समय इस बात का ध्यान रखा है। तो ये कहाँ से गुजरता है, यूपी से गुजरता है, हम उधर दिखा दिए थे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये विस्तार दिया हुआ है, रखा गया है। दोनों के बीच में इतना का गुणांक होता है, ताकि इतना देशांतरीय दूरी की स्थिति के बीच में 30 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए क्या होता है, उसको 2 घंटा का अंतर होता है। देखिए अब पृथ्वी पे देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलाता है, कर्क रेखा बोलाता है। क्या बोलाता है, कर्क रेखा। ऐसे यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं पृथ्वी को। ये देखिए पृथ्वी है ना, ये सॉरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है, ये भारत है। भारत का देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। ये पृथ्वी है, इसका देखिए ये पूरा जो बीच में जा रहा है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलता है इसको, भूमध्य रेखा। उसी तरह 23.5 डिग्री, ये जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री देखिए, ये रेखा है, ये रेखा दिख रहा है, ये 23.5 डिग्री। यही पूछता है भारत पे कौन सा रेखा गुजरता है, भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरता है, कौन सा रेखा गुजरता है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला था, कर्क रेखा, यही कर्क रेखा। ये देखिए ये कर्क रेखा गुजरता है भारत से होकर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पतला लाइन दिख रहा है, इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बताए थे, जो ये पूरा भूमध्य रेखा हो गया। अब बताए थे इधर क्या होता है, ये होता है, इधर होता है यहाँ पे उत्तर, क्या होता है, ये इधर होता है उत्तर, ये भूमध्य रेखा बताए थे, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। इसलिए 23.5 डिग्री ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उसको बोले उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री जो नीचे का रेखा होगा उसको बोलेंगे कर्क रेखा। इधर का बोला था 23.5 डिग्री, और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो रेखा है इसको बोलता है मकर रेखा। क्या बोलता है इसको, मकर रेखा। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरता है, और विषुवत रेखा भी नहीं गुजरता है। सिर्फ भारत से कौन सा रेखा गुजरता है, ये कर्क रेखा गुजरता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये कर्क रेखा भी समझ में आ गया, और मकर रेखा। अब देखिए ये भी हम समझा चुके हैं। मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, तो ये हम बता दिए, ग्रीनविच से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, क्योंकि हम ग्रीनविच जो यहाँ पे था इसके पूरब हम सब पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, पूरब में। इसीलिए पूछेगा कि ग्रीनविच के समय से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा। हम बता चुके थे जोड़ के
क्योंकि इधर जहाँ से भारत स्टार्ट होता है उसके बीच की दूरी कितना पड़ता है, जितना पड़ता है उसका अंतर कितना आ जाता है, 5.5 घंटा आगे, इसीलिए 5.5 घंटा आगे है। जबकि राज्य में तुलना करेगा तो कच्छ और वहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। कितना का अंतर है, 2 घंटा का। और उधर का अगर ग्रीनविच से मापते हैं तो कितना आता है, 5.5 घंटा का। ये तो हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दर्रा। मानचित्र पर विभिन्न दर्रों का नाम लिखिए। देखिए, दर्रा उसको बोला जाता है जब दो पहाड़ी के बीच के पतला रास्ता को क्या बोला जाता है, दर्रा। तो आपको समझ में, जैसे खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में, बोलन दर्रा है पाकिस्तान है, यहाँ पे भी बहुत सा दर्रा है। माना दर्रा, माना नीफू लेक, ये सब दर्रा है। बनिहाल दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, ये सब दर्रा है, ये सब लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है भारत तथा विश्व। देखिए, अब इसमें जानेंगे। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। कहाँ पे है, शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट पूर्व पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया का अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। क्यों, हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देश को नहीं है। इसलिए एक महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर के नाम पे किसका रखा है, भारत का नाम। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ज्ञात की बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्यों है। ये किस राज्य में स्थित है, ये बिहार में स्थित है। क्योंकि हम गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, इसलिए भारत का ये बोल रहा है, भारत के विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्ग द्वारा नहीं बल्कि उत्तर की विशाल पर्वत हिमालय के बीच स्थित दर्रों के साथ भी होता है। क्योंकि दर्रा में बताए थे, जब पहाड़ के बीच में पतला रास्ता हो क्या बोला था, दर्रा। भारत की पश्चिमी मध्य पूर्वी, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशिया तथा पंचतंत्र की कहानियों के उपनिषदों के विचार बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचा सका। मसाला, मलमल, कपड़े तथा अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा रहा है। मतलब वहाँ का व्यक्ति यहाँ पे आता था व्यापार के माध्यम से, तभी तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये दिखा हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये सार्क क्या है। सार्क देखिए, ये साउथ एशिया में जो पड़ता है ना, सार्क जो होता है, इसका फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, ये सब क्या है, जो दक्षिण एशिया में जो भारत का देश है, दक्षिण एशिया में जो पड़ता है, उसमें एक अपना मतलब आपसी संबंध अच्छा बनाने के लिए, व्यापार वाणिज्य करने के लिए एक संगठन बना है, उसी को बोला जाता है सार्क। ये सार्क में 8 देश आता है, यहाँ पे देखिए दिया है। इसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये 8 देश आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, सार्क जो एक संगठन है, इसमें पड़ोसी जो दक्षिण एशिया महादेश में देश है, वही सब संगठन मिला के व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पढ़ा जाता है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा जल संधि द्वारा अलग होता है। क्योंकि श्रीलंका जो हमारा समुद्री जो देश, समुद्री देश से सबसे नज़दीक का देश है। कौन सा, समुद्री द्वारा सबसे नज़दीक जो देश है हमारा, वो है श्रीलंका, जिसका भारत की मुख्य भूमि स्थित धनुष कोटि से लगभग 23 किलोमीटर या 23 श्रीलंका का तट मात्र 23 किलोमीटर दूरी स्थित है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी समुद्री यात्रा है, कितना है, 24 किलोमीटर है। कितना है, 24 किलोमीटर है। उसी के बीच में स्थित धनुष कोटि हम दिखा देते हैं। देखिए, धनुष कोटि यहीं पे स्थित है, ये तमिलनाडु में। यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा, इसको एडम का ब्रिज भी बोला जाता है। अब एडम का ब्रिज अब वहाँ पे दिखा दिए, क्या नाम से जाना था,
उत्तर और इसी तरह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला निर्धारित करती है। जो जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ भारत अफगानिस्तान एवं चीन की सीमाएं मिलती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये ऊपर वाला भाग जो ये जम्मू कश्मीर होता है वहीं पे ये मिलता है। इस तरह इतने निकट पांच देशों की सीमाएं होने से क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। भारत का भी 10% हिस्सा वो ले लिया जिसे अक्साई चीन बोला जाता है। यूपी वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी है। इसके बाद उत्तर पूर्व की और आगे बढ़ने पर भारत का एक अत्यंत पड़ोसी देश हिमालय के गोद में बसा हुआ है जिसे संस्कृति उसको भूटान बोला जाता है। संस्कृति दृष्टि से नेपाल भारत का बिल्कुल बहुत निकट है। प्राचीन काल से हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहा। नेपाल हिमालय से निकलने वाली 5 नदियों बिहार के मैदानी क्षेत्र में से होकर गंगा नदी में मिलती हैं। जिसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि जब कोसी नदी नेपाल से निकलता है तो बहुत सा पानी लाता है, जो बाढ़ आ जाता है, बहुत सब व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, घर से बेघर हो जाता है। इसलिए वो बिहार का शोक कहा जाता है कि कोसी नदी वो कहाँ से निकलता है, नेपाल से, क्योंकि नेपाल में अधिक पहाड़ है तो वो हाइट पे है। इसी तरह वर्षा होता है तो यहाँ पे पानी आता है। इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी का एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग में मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 2008 में उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल के पूर्व में स्थित भूटान है जो भारत के साथ विशेष समझौते हैं। जैसे भूटान के पास जो है कोई सेना नहीं है, उसका दायित्व कौन रखा है? भारत ही उसको बचाता है। और सभी देशों इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अमेरिका जापान को बचाता है उसी तरह जापान अपना सेना सिर्फ इन देश के अंदर के लिए रखता है, दूसरे देशों के झगड़ा करने के लिए नहीं, उसको अमेरिका प्रोटेक्शन देता है। उसी तरह भूटान भी कौन प्रोटेक्शन देता है? भूटान को भारत। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। इधर क्या है? ये तिब्बत है, यहाँ पे इधर चले नेपाल है, और इधर क्या है? इधर बहुत बड़ा यहाँ पर्वत है, हिमालय पर्वत, इसी के बीच में नेपाल और भारत ये सब में है। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे पटकाई बूम की पहाड़ी है, इसको अलग ये अरान कोनयोमा पर्वत है जो इधर म्यांमार को यहाँ से अलग करता है। ये तो पटकाई बूम की पर्वत या अरान कोनयोमा पर्वत ये भारत को म्यांमार से अलग करता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए ये बंगाल का खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर, इसी के नाम पे भारत पड़ा है। यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार है, ये भी भारत के कब्जा में है। यहाँ देखिए भारत लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जुड़ा हुआ है, आज भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की। यहाँ पे देखिए लिखा है भारत के पास है। भूटान को पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। यहाँ पे देखिए ये भारत हो गया और ये चीन हो गया, इसी के बीच में कौन सा रेखा है? ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैकमोहन रेखा है, ये 14 में निर्धारण किया था, 1914 में। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं बिंदु मिलती हैं। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ी है। पूर्वांचल की पहाड़ी अरान कोनयोमा पर्वत या पटकाई बूम पर्वत, ये तीनों अलग करता है भारत और म्यांमार। म्यांमार भारत से अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार अराकोनयोमा देखो यहाँ पे लिखा है पर्वत से में मिल जाती हैं। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती हैं और पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रकट होती हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत जो है यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है। यहाँ से जाते हुए यहाँ पे खो जाता है और डायरेक्ट थ्रू यहाँ पे निकलता है।
यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये हिमालय का हिस्सा है। यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ पे दिख रहा है अंडमान निकोबार, यहाँ पे जाके मिल जाता है। अंडमान निकोबार समूह में प्रकट होती हैं। उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल एवं उबड़-खाबड़ है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत कठिन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उसमें रोड सब भी अच्छे से नहीं बन सकता। इन क्षेत्रों की स्थिति पड़ोसी देश भारत को संपर्क भी आसान नहीं है। अब यातायात आधुनिक साधनों से विकसित होने से क्षेत्र में इंडो तिब्बत मार्ग विकसित हुए हैं। यह सड़क सिपकिली दर्रे से होकर गुजरती है। दर्रा हम बताएं उसको दो पर्वतों के बीच की दूरी, पतला रास्ता को ही दर्रा बोला जाता है। दूसरे पर्वतीय मार्ग जम्मू कश्मीर लेह जो उच्च पर्वतीय श्रेणी से होकर गुजरती है। ये तीन प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरती है। वायुयान में के विकसित होने पर यह ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं अमंग नहीं रह गई। मतलब अब तो वायुयान से चलाते हैं, पर्वत का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी क्रम में बता दें, नेपाल का जो एरिया है वहाँ बहुत ही पहाड़ है। वहाँ पे एयरपोर्ट का नाम है लुकला एयरपोर्ट, बहुत ही खतरनाक है वो एयरपोर्ट। याद कीजिए भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को छूती हैं, तो आप देख सकते हैं मैप में। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का निर्धारण इसको बोलता है रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में। कब किया गया था रेड क्लिफ का निर्धारण? 1947 में। ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। देखिए यहाँ पे हम ये जो उसका फ्रंट पेज है इसमें यही पढ़े थे, आप यहाँ पे पढ़ के समझा देते हैं। हमारे देश भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मतलब यहाँ का संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। भारत में समृद्ध प्राकृतिक विविधताओं ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया गया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता यहीं विकसित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुराना है। वो बिहार में वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। तो वो क्या नाम था? विश्व का पहला गणराज्य कौन सा था? लिच्छवी, जो वैशाली का था। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बिहार का ही था। अतः भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक महासागर पे पड़ा है, जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाती है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, परंतु बढ़ती जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में अब बाधक रही है। मतलब जनसंख्या अधिक होने के कारण कोई भी यहाँ पे योजना सफल नहीं हो पाता है। बहुत ही जनसंख्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत का ही 140 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ यहाँ का जनसंख्या है, जो चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये सब यहाँ पे पॉइंट था। हम आशा करते हैं आपको इसमें समझ में आया। कोई भी और दिक्कत हो कमेंट में नहीं समझे तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।